आज हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉज ऑफ लिम्फेडिनोपैथी, व्हाट आर कॉजेज ऑफ हेपेटोमेगाली एंड व्हाट आर कॉज ऑफ स्प्लेनोमेगाली एंड व्हाई इट अकर्स इन दोज सर्कमस्टांसेस। तो आपको लिस्ट चाहिए व्हाट आर द कॉज ऑफ पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी, व्हाट आर द कॉज ऑफ पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी, व्हाट आर कॉज ऑफ हेपेटोमेगाली, व्हाट आर कॉज ऑफ स्प्लेनोमेगाली। तो आप कहीं पर भी देख सकते हो, ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो बनाने की मेन पर्पस क्या है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप समझो बात को रैदर देन आप मेमोराइज करो, इसलिए मात्र मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो इसका और कोई मकसद नहीं है। आप लिस्ट कहीं पर भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझना चाहते हो तब आप देख सकते हो, नहीं तो आपकी टाइम वेस्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया। तो ये सब क्या है कि जो लिम्फ नोड है, लीवर है, स्प्लीन है, ये सब फैगोसाइटिक सिस्टम की एक पार्ट है। फैगोसाइटिक सिस्टम में क्या क्या होती है हमारी कि जो भी बाहर से जो एंटीजन आती है, या कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, या फिर जो बाहर से जो कोई ड्रग ले उसकी हाई एंटीजेनिक प्रॉपर्टी हो, या कोई फॉरेन एंटीजन, एनी काइंड ऑफ एंटीजन दैट बॉडी हैज़ नेवर सीन। तो वैसे एंटीजन जब आती है तो इसको तो क्लियर करनी पड़ती है हमारे इम्यून सिस्टम को। तो इम्यून सिस्टम गेट्स एक्टिवेटेड और ऐसे एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल प्रोसेस करके टी सेल को प्रेजेंट करता है। टी सेल बहुत सारे साइटोकाइंस प्रोड्यूस करके इसको मारने की कोशिश करता है। बी सेल एक्टिवेट होती है, ये सब प्लाज्मा सेल बनकर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, उस सबको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, राइट। फैगोसाइट सब क्या करती है, इसको इनकल्फ करके डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है, राइट। तो यही है फैगोसाइटिक सिस्टम का काम। और ये फैगोसाइटिक सिस्टम इस ऑर्गन में भी है, इस ऑर्गन में भी है, इस ऑर्गन में भी है। तो सबसे पहले हम हल्का संक्षिप्त में 1 मिनट में लिम्फेटिक सिस्टम की एनाटोमी समझ लेते हैं, राइट, ओके, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल आस्पेक्ट। सो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर में प्रकृति ने क्यों दी है, इसकी ज़रूरी क्या है, आप सब जानते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, एओर्टा से ब्लड निकलती है और सब सिस्टम में ऑर्गन में जाती है, और कैपिलरी के मार्फत वेनस सिस्टम होते हुए राइट एट्रियम में रिटर्न आ जाती है। तो ब्लड तो आपकी ग्लूकोज, ऑक्सीजन जो भी चाहिए हमारी सेल को सब पहुंचाती रहती है। तो हमारी शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम की नेटवर्क की आवश्यकता क्या है, राइट। तो इसका कारण क्या है, तो लेट मी स्लाइड दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, जो हमारी जो ब्लड निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो बहुत प्रेशर में निकलती है, राइट। 120 mmHg की जितनी प्रेशर से निकलती है नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। तो वो प्रेशर इतनी क्यों चाहिए इसमें, क्योंकि ब्लड को प्रोपागेट करना पड़ेगा ना, ब्लड को मतलब बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल कर यहाँ फिंगर टिप पर पहुँचना है, इतनी लंबी दूरी है। और लीवर में जाना है, स्प्लीन में जाना है, किडनी में जाना है, गोनाइड्स में जाना है, यूट्रस में जाना है, कहाँ कहीं नहीं जाना है। शरीर का हर एक अंग हर एक कोष तक पहुंचता है ब्लड। तो इतनी प्रेशर नहीं होगी तो उतनी डिस्टेंस कैसे ट्रैवल कर सकेगी। और जब इतनी प्रेशर से ब्लड ट्रैवल करेगी तो ये वॉल पर कुछ प्रेशर देगी, राइट। वॉल पर जब प्रेशर देगी तो भक प्रेशर देगी तो क्या होगी, कुछ फ्लूइड इससे बाहर निकलती है इंटरस्टिशियल स्पेस में, राइट। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ फ्लूइड निकलती है इस नॉर्मल हेल्दी पर्सन में भी। और लगभग आपको प्रतिदिन 17 लीटर जितना फ्लूइड निकलता है। ये जो आर्टेरियल सिस्टम है, आर्टेरियल सिस्टम से आपकी इंटरस्टिशियल स्पेस में 17 लीटर फ्लूइड निकलती है। और ये 17 लीटर फ्लूइड आपको लिम्फेटिक सिस्टम ने क्लियर करके, ड्रेन करके वेनस सिस्टम में डंप नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, सब स्वेलिंग हो जाएगा, हैंड स्वेलिंग हो जाएगा, लेग स्वेलिंग हो जाएगा, फेस स्वेलिंग हो जाएगा, राइट। हर एक शरीर के हर एक भाग में स्वेलिंग हो जाएगी। इसलिए हमें तो इसको तो कुछ रास्ता देनी होगी, कोई सर्किट देनी होगी ताकि ये फ्लूइड क्लियर हो सके। तो आप कहेंगे भाई ये तो हद कर रहा है, ये तो 17 लीटर प्रतिदिन निकलता है भाई, 5 लीटर तो खून ही होता है हमारी वास्कुलर सिस्टम में, और ये 17 लीटर कैसे कह रहा है, ये तो कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी। नहीं, देखिए आप, मैंने क्या बोला है, प्रतिदिन है, 24 घंटा में इतनी निकलती है। और ब्लड क्या है, हमारी सर्किट में हरदम सर्कुलेट होती रहती है, हरदम। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली, उसके
उस और आर्टेरियल सिस्टम से होते होते कैपिलरी होके वेनस सिस्टम होके राइट एट्रियम गई, तो कंस्टेंटली सर्कुलेट हो रही है ना। तो अब ये फ्लूइड जो निकल रहा है वो भी कंस्टेंटली ड्रेन हो रहा है लिम्फेटिक सिस्टम से और फिर वेनस सिस्टम में जा रही है, तो ये कंस्टेंटली हो रहा है। तो आप 24 घंटा में कैलकुलेट करोगे तो ये टोटल लगभग इतना फ्लूइड निकलती है, राइट। और इतना फ्लूइड आप समझ सकते हो कि एक दिन लिम्फेटिक सिस्टम कह दे कि मैं आज काम नहीं करूँगा, आज मैं थका हुआ हूँ, तो कितनी स्वेलिंग हो जाएगी समझ सकते हो आप। 17 लीटर कितनी हो गई, 17 लीटर आप इमेजिन करो, इतनी फ्लूइड आपके शरीर में बाहर सबक्यूटेनियस टिश्यू में रहेगी। एक ही दिन ये लिम्फेटिक सिस्टम ने हड़ताल कर दी, तो इसलिए कितनी इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक सिस्टम, समझे आप। तो एक इम्पोर्टेंस वो हो गई। दूसरी इम्पोर्टेंस क्या हो गई कि मान लीजिए मेरे यहाँ पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कि फंगल इन्फेक्शन हो गई, तो यहाँ पर तो इम्यून सेल को आना पड़ेगा इसको मारने के लिए, इसको कंटेन करने के लिए, नहीं तो इम्यून सिस्टम सेल नहीं आएगा तो क्या होगा, ये इन्फेक्शन बढ़ती चली जाएगी, इतनी हो जाएगी, इतनी सब तरह बैक्टीरिया मुझे इन्वाइट कर देगी। इसलिए इसको तो कंटेन करना पड़ेगा ना कुछ इम्यून सेल को। तो इम्यून सेल कैसे आती है, आप जानते हैं कि ब्लड वेसल से कुछ इम्यून सेल न्यूट्रोफिल सब निकल कर आती है इंटरस्टिशियल स्पेस में। और क्या होती है कि जो यहाँ पर जो लिम्फेटिक नेटवर्क है उससे भी आपको जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सब होती है वो एंटीजन सब लेकर आपको कहाँ जाता है, लिम्फ नोड पर जाता है। और लिम्फ नोड क्या है, पुलिस चेक पोस्ट है, यहाँ पर बहुत सारा पुलिस बैठा रहता है, पुलिस चेक पोस्ट। तो ये सब जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को पकड़ के लाता है सब एंटीजन को, और मेन पुलिस को बोलता है भाई देखो बहुत सारा फॉरेन आ गया है हमारे कंट्री में, इसको अब डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ये बहुत आतंकवादी सब है। तो तो अब टी सेल बी सेल सब एक्टिवेट हो जाता है, अलॉट हो जाता है, और क्या कहता है कि अब टी सेल बी सेल सब को प्रोलिफरेट करो, ज़्यादा हमारे पास में पुलिसमैन चाहिए, क्योंकि यहाँ से कंस्टेंटली आपकी बैक्टीरियल एंटीजन सब आ रही है, तो अब इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए बी सेल टी सेल सब बहुत सारी प्रोलिफरेट करती है, बहुत मात्रा में प्रोलिफरेट करेगी तो क्या होगी, सेल की मात्रा बढ़ेगी, सेल की मात्रा बढ़ेगी तो लिम्फ नोड की साइज बढ़ेगी, राइट। तो ये दूसरी काम क्या हो गई, जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको किल करने के लिए, राइट। तो ये हो गई कुछ लिम्फेटिक सिस्टम की फंक्शन के संबंध में। तो अब हम जानते हैं कि लिम्फ नोड किस किस कंडीशन में इनलार्ज हो सकता है। तो एक तो मैंने बोल दिया कि इन्फेक्शन से इनलार्ज हो सकती है। तो इन्फेक्शन से इनलार्ज हो सकती है, कौन सी इन्फेक्शन से, वायरस से हो सकती है, वायरस में आपकी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होती है, ईबीवी से करने वाली सीएमवी होती है, एचआईवी से हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है जैसे साल्मोनेला टाइफी होती है, टीबी ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया से हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन सबसे होती है, राइट। तो ये इन्फेक्शन सब आती है, तो इसको किल करने के लिए वो टी सेल बी सेल सब प्रोलिफरेट करती है। तो आप कहोगे भाई तो एचआईवी में तो CD4 टेल तो मर जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो इसमें लिम्फेडिनोपैथी क्यों होती है। आप देखे होंगे कि WHO क्लासिफिकेशन ऑफ HIV, तो उसमें भी फर्स्ट में लिखे आएगी परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी हो तो HIV सस्पेक्ट करो। तो लिम्फ नोड क्यों लार्ज हो जाता है HIV में, क्योंकि शुरू के स्टेज में जो वो इन्वेड कर ही रहा होता है CD4 टी सेल को, तो CD4 टी सेल की मात्रा घटने लगती है, तो इसी वजह से कंपनसेटरी CD4 टी सेल से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होता है। और CD4 टी सेल भी प्रोड्यूस होता है, CD8 टी सेल सब भी प्रोड्यूस होता है, बी सेल सब भी प्रोड्यूस होता है। तो बहुत सारा इम्यून सेल प्रोडक्शन होने के कारण से आपकी लिम्फ नोड सब इनलार्ज होने लगती है, राइट। और ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला टाइफी, फंगस, इस सब में तो आप जान ही गए, उसको कंटेन करने के लिए, मारने के लिए लिम्फ नोड में बहुत सारे इम्यून सेल सब प्रोलिफरेशन होता है, इसलिए ये सब इनलार्ज होती है। तो इन्फेक्शन जब एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रही हो इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें आपकी बहुत सारी साइटोकाइन सब निकलती है, जैसे IL-1, IL-6 और TNF अल्फा, और ये सब क्या करती है कि आपको पेन सेंसिटिव नर्व फाइबर सबको भी स्टिमुलेट कर देती है, पेन सेंसिटिव फाइबर को, इसीलिए इस समय पेनफुल हो सकती है। जैसे ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनोपैथी हो और वो एक्यूट हो तो वो पेनफुल होती है, टेंडर होती है। लेकिन यही ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया जब क्रोनिक हो जाए, लंबी समय तक इन्फ्लामेशन होती रहे, तो क्या होती है, दूसरे किस्म की साइटोकाइन सब रिलीज होने लगती है, वो सब पेन सेंसिटिव फाइबर को नहीं इरिटेट करती है। इसीलिए क्रोनिक ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनोपैथी जब हो तो पेन ना भी हो सकती है। क्रोनिक ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनोपैथी में पेन नहीं भी हो सकती है, चाहे क्रोनिक फंगल
इन्फेक्शन के कारण से लिम्फेडिनोपैथी हो। तो हर वक्त इन्फेक्शन में पेनफुल टेंडर ही होगा वो नहीं है भाई। पेनफुल टेंडर कब होती है? जब एक्यूट इन्फेक्शियस इन्फ्लामेशन होती है, तब पेनफुल होती है। तो ये हो गई एक इन्फेक्शन की वजह से आपकी लिम्फ नोड इनलार्ज हो सकती है। दूसरी होती है आपको ड्रग सबसे होती है, ड्रग सबसे, जैसे सिफेलोस्पोरिन ड्रग सब हो गई, उसके बाद एल्लोप्यूरिनोल हो गई जो गाउट में यूज़ करते हैं। एल्लोप्यूरिनोल वी डू नॉट ऑफन यूज एल्लोप्यूरिनोल, वी प्रेफर फेबुक्सोस्टैट। लेकिन आप सब बताओ, आप सब कितने एल्लोप्यूरिनोल यूज़ करते हो? चीपर ड्रग है इसलिए आप सब यूज़ करते होगे, लेकिन आप बताओ कितनी आप एल्लोप्यूरिनोल यूज़ करते हो हाइपरयूरिसेमिया में, गाउट सब की केस में? तो एल्लोप्यूरिनोल ड्रग से हो सकती है, फेनिटवाइन सबसे हो सकती है, फेनिटवाइन से हो सकती है। तो ये सब क्यों होती है? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है आपकी, जो सिफेलोस्पोरिन के मॉलिक्यूल ब्लड वेसल से बाहर भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल लीक करती है, छोटी छोटी मॉलिक्यूल लीक कर जाती है। और ये मॉलिक्यूल सबको तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने तो पहले बार कभी नहीं देखा रहता है, और जब ये देखता है तो समझता है कि ये फॉरेन है, इसको किल करना पड़ेगा। तो ये सब लेकर लिम्फ नोड पर ले जाता है। और लिम्फ नोड तो नादान है, ये तो नहीं समझता है कि बैक्टीरिया है कि ड्रग है, क्या है भाई क्या है। तो समझता है कि बैक्टीरिया का कोई एंटीजन होगा और प्रोलिफरेट करो, मारो। तो बी सेल टी सेल सब बहुत प्रोडक्शन होता है इसको किल करने के लिए, राइट। तो इसकी वजह से कुछ ड्रग सबसे भी ये लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। और तीसरी होती है ऑटो इम्यून, आपकी एसएलई हो गई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गई, सार्कोइडोसिस हो गई। इस सब में क्या होती है कि इन्फ्लामेशन होती है। जैसे एसएलई में आपकी क्या होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होती रहती है, राइट। ऑर्गन सब में जैसे ग्लोमेरुलस में डिपॉजिट कर जाती है, ग्लोमेरुलाइटिस कर देती है। और जो कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्स ब्लड वेसल से निकलती है तो वो सब क्या करती है, वो लिम्फ नोड क्लियर करेगा और वही लिम्फ नोड पर लेकर जाएगा। और वो सब लिम्फ नोड समझेगा कि भाई फौरन आ गया, फिर अटैक करो। तो टी सेल बी सेल ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगी और उसको किल करने की कोशिश करेगी, तो इसलिए बढ़ती चली जाएगी। सार्कोइडोसिस में आप सब जानते ही है कि ग्रैनुलोमैटस इन्फ्लामेशन होती है। वो भी सार्कोइडोसिस में क्या है कि आपकी कौन एंटीजन है वो पता नहीं है भाई, लेकिन एंटीजन है जो हम सांस लेते हैं, इससे कोई एंटीजन आती है। और ये एंटीजन जब हम इनहेल करते हैं तो जो ये सब जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये समझता है कि एंटीजन आ रहा है कोई और इसको एक कंटेन करने के लिए लिम्फ नोड पर ले जाता है और लिम्फेडिनोपैथी होता है। यहाँ पर बहुत सारे टी सेल बी सेल मल्टीप्लाई करता है। तो जनरली ये इनहेलेशन रूट से एंट्री कर मारती है हमारे शरीर में, ऐसा लगता है। क्योंकि आप सबने सार्कोइडोसिस की केस देखी होगी, तो ज़्यादातर लिम्फेडिनोपैथी इन नियर लंग्स होती है, पैराट्रैकियल, पेरिब्रोंकियल, राइट। दूसरे सिस्टम से ज़्यादा इस सिस्टम की रूट इस रूट से आती है जैसे लगती है हमें। लेकिन ये कौन एंटीजन है वो हमें अभी पता नहीं है। कोई एंटीजन है वो आ रही है और उसके कारण से इन्फ्लामेशन हो रही है, राइट। तो वो हो गई। और उसके अलावा आपकी और क्या क्या हो सकती है, इन्फिल्ट्रेशन की वजह से होती है। इन्फिल्ट्रेशन हो जाए लिम्फ नोड में, या कि मेटास्टेसिस से हो जाए, कहीं पर भी मेटास्टेसिस है, मान लीजिए यहाँ पर लंग में एडिनोकार्सिनोमा है और ये चली गई मेटास्टेसिस होकर यहाँ पर एडिनोकार्सिनोमा बना दी, यहाँ पर मेटास्टेसिस हो गई, यहाँ पर हो गई, तो इन्फिल्ट्रेशन कर गई ना भाई। तो ऐसे इन्फिल्ट्रेस कर गई कोनो मेटास्टेसिस, तो उससे बढ़ती चली जाएगी साइज। या फिर कोई लिपिड डिपॉजिट हो रही हो, जैसे गौचर डिजीज़ में लिपिड डिपॉजिट होता है। गौचर डिजीज़ वो कंजेनाइटल है, उसमें और एमाइलोडोसिस होती है, उसमें क्या होता है कि एमाइलोइड प्रोटीन डिपॉजिट होती रहती है। तो एमाइलोइड प्रोटीन भी डिपॉजिट करेगा तो लिम्फ नोड इनलार्ज होगा। तो इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है ना कोई चीज़, प्रोटीन इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, मेटास्टेसिस इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है, ज़्यादा लिपिड डिपॉजिट कर रहा है, इसलिए हम इन्फिल्ट्रेशन की वजह से बोलते हैं। और उसके अलावा 5 नंबर में होती है ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, इस सब से भी होती है लिम्फोमा। तो कोई आप जानते ही है कि पुलिस चेक पोस्ट जो होती है, लिम्फ नोड कहने का अर्थ, तो उसमें क्या होती है, टी सेल होती है, बी सेल होती है। और मान लीजिए कि टी सेल और बी सेल में कोई म्यूटेशन हो गई और ये रैम्पेंटली प्रोलिफरेट कर रही है। कोई इन्फेक्शन तो इन्फेक्शन नहीं है भाई, ये पागल हो गया है, ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहा है अनावश्यक रूप से टी सेल बी सेल, तो क्या हो जाएगा, ये भी इनलार्ज हो जाएगा। और ये पेनफुल नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई इन्फ्लामेशन वैसे साइटोकाइन से रिलीज नहीं कर रही है, इसलिए नॉन पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी। तो वो लिम्फोमा में हो सकती है। और ल्यूकेमिया में क्यों होती है, ल्यूकेमिया में तो आप जानते ही है कि मेनली प्रॉब्लम क्या होती है, वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होने वाली सेल में
प्रॉब्लम होती है, उसमें म्यूटेशन होकर होती है। तो इसमें क्यों होती है? क्योंकि आप जब बोन मैरो जब फेल कर जाता है, बोन मैरो मान लीजिए इसमें बहुत सारे ब्लास्ट हो गए, तो अब बोन मैरो को इन्फिल्ट्रेट कर गई, तो ये अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट प्रोड्यूस करने में असक्षम हो गया ना, असक्षम हो गया, राइट। तो अब कौन प्रोड्यूस करेगा? तो हमारे शरीर में लिम्फ नोड एक बैकअप सिस्टम है, क्योंकि ये जो है इसमें स्टेम सेल छुपी होती है, वो स्टेम सेल अब ये इसकी क्षमता नहीं है, तो ये प्रोलिफरेट करने लगेगी और ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करने लगेगी। इसको हम बोलते हैं कि एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस। एक्स्ट्रा मेडुलरी क्योंकि बोन मैरो को कहते हैं मेडुलरी, तो यहाँ से नहीं होकर दूसरे साइड से हो रही है। और लीवर के पास भी कुछ स्टेम सेल रहती है छुपी हुई, और स्प्लीन के पास भी कुछ छुपी हुई है, स्प्लीन के पास भी कुछ छुपी स्टेम सेल होती है। तो जब बोन मैरो फेलुअर हो जाती है कुछ ल्यूकेमिया में या फिर माइलोफाइब्रोसिस में, तो ये बैकअप कर लेता है और यहाँ की सेल प्रोलिफरेट करके ये सब ब्लड सेल बनाने की कोशिश करता है, इसीलिए बहुत सारे सेल हो जाएगी, तो ये भी इनलार्ज हो जाएगी। तो ये हो गए। अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द कॉज ऑफ हेपाटोस्प्लेनोमेगाली। लीवर और स्प्लीन क्यों इनलार्ज होती है? तो मैं कॉमन कॉजेज ऑफ हेपाटोस्प्लेनोमेगाली नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक क्लासिफिकेशन वाइज बोल रहा हूँ, इसलिए आप मत समझो कि मैं शुरू में लिखता हूँ वो कॉमन है, वो बाद में लिखता हूँ वो अनकॉमन है, वो वैसे ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ। सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन। तो क्या क्या चीज़ का इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है? मेटास्टेसिस का कहीं पर भी, जैसे कैंसर हो, जैसे स्टोमक कैंसर हो, कोलन कैंसर हो, तो ये सब मेटास्टेसिस हो, लीवर में आ सकती है, स्प्लीन में जा सकती है, तो मेटास्टेसिस हो सकती है। उसके बाद एमाइलोइडोसिस, जो प्रोटीन हो, एबनॉर्मल प्रोटीन, वो भी यहाँ पर डिपॉजिट हो सकती है, यहाँ पर भी डिपॉजिट हो सकती है। उसके बाद मैंने बोला आपकी कि गौचर डिजीज़ में लिपिड डिपॉजिट होती है, लिपिड डिपॉजिट होती है, राइट, इसमें भी डिपॉजिट हो सकती है। एक्रोमेगाली में क्या होती है? जो ज़्यादा मात्रा में IGF रिलीज होती है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वो लीवर को भी स्टिमुलेट करती है, लीवर सेल को ग्रो होने को, स्प्लीन को भी ग्रो होने को स्टिमुलेट करती है, तो इसकी ज़्यादा मात्रा में सेल होती है, इसलिए इनलार्ज हो जाती है। उसके बाद आपकी जो लीवर है उसमें कोई इन्फिल्ट्रेशन हो गई हाइड्रेटेड सिस्ट से, हाइड्रेटेड सिस्ट, तो ये भी इनलार्ज कर देगी। मान लीजिए कोई अमीबिक एब्सेस है, अमीबिक एब्सेस से भी इनलार्ज हो जाएगी। स्प्लीन में मान लीजिए आपकी कोई स्प्लीन में कोई एब्सेस है, वो भी इनलार्ज कर देगी। हेमेंजियोमा है इधर, हेमेंजियोमा इधर है, तो ये भी इनलार्ज कर देगी। कुछ ट्यूमर है तो ये भी इनलार्ज कर देगी। स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, अब जो भी है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो वैसे इनलार्ज होगा। और दूसरे होता है कि इसमें ब्लड की कंजेशन हो जाए, तब भी होती है। मान लीजिए राइट हार्ट फेलुअर है, तो ये जो ब्लड इधर से राइट हार्ट में जाता है वो नहीं बैकअप हो जाएगा, इधर नहीं जाने पाएगा इधर, क्योंकि अब ये पंपे करने में असक्षम है राइट हार्ट से, तो बैकअप करेगी तो फूल जाएगी तो बढ़ जाएगी इसकी साइज, राइट। और मान लीजिए कि IVC में थ्रोम्बोसिस है, कि हेपेटिक वेन में थ्रोम्बोसिस है, तो ये ब्लड इस रूट से इधर नहीं जाने पा रही है, तो ये इधर ही बैकअप करेगी। मान लीजिए स्प्लीनिक वेन है, उसमें थ्रोम्बोसिस है, राइट, तो बैकअप करेगी इसमें, तो ये भी फूल जाएगा, राइट। तो ये कंजेशन की वजह से, थ्रोम्बोसिस, राइट हार्ट फेलुअर की वजह से भी इसको सूजन होती है लीवर और स्प्लीन में। उसके बाद अब इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन की वजह से भी लीवर स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है। तो इन्फेक्शन मैंने आपकी बोला कि इन्फेक्शन वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, पैरासाइट से भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है। तो वायरल में कौन कौन सी इन्फेक्शन होती है? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, जो एप्स्टीन बार वायरस करती है। लीवर को इन्फेक्शन करने वाली हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस E सब होती है, राइट। तो ये कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गई और HIV हो गई। बैक्टीरिया में जो कॉमनली हम देखते हैं इंट्रिक फीवर, ब्रुसेल्ला बैक्टीरिया होती है, वो ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया, पैरासाइट्स में जैसे लिस्मानिया डोनोवानी होती है, राइट, मलेरिया करने वाली, तो इस सब में भी आपकी लीवर स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है। क्यों इन्फेक्शन में इनलार्ज होती है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आपकी लीवर और स्प्लीन भी एक फैगोसाइटिक सिस्टम है, इसमें भी फैगोसाइटिक सिस्टम है, इसमें भी फैगोसाइटिक सिस्टम है। और जहाँ भी फैगोसाइटिक सिस्टम होगा वहाँ पर क्या होगा? वो T सेल B सेल से प्रोलिफरेट करेगा और उसकी वजह से वो सब इनलार्ज होगा। तो ये सब को तो किल करना पड़ेगा ना, तो भाई, तो यहाँ पर भी फैगोसाइटिक सिस्टम है, यहाँ पर लिम्फ नोड जैसे, तो वो भी कंटेन करने के लिए जब बहुत मात्रा में प्रोलिफरेशन करेगा तो इसमें सूजन होगी, ये सब की साइज बढ़ जाएगी, राइट।
और मलेरिया में क्या होती है कि आपकी जो लीवर है, लीवर को खुद वो इन्वेड करती है, तो उसकी वजह से भी सूजन होती है लीवर में, राइट। और जो मलेरिया में सेल डिस्ट्रक्शन होती है, आरबीसी सेल डिस्ट्रक्शन होती है, वो स्प्लीन में ज़्यादा मात्रा में होती है। तो ये जब ज़्यादा मात्रा में आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगी तो डिस्ट्रक्टेड सेल सब कहाँ एक्युमुलेट होगा, यही स्प्लीन पर ही एक्युमुलेट होगा ना, तो स्प्लीन का साइज बढ़ते जाएगा। तो और मलेरिया में आपकी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस भी हो सकती है, इसलिए भी इसकी साइज बढ़ सकती है, राइट। तो बहुत सारे मैकेनिज्म हैं आपकी, लेकिन मेनली क्या हो गई कि फैगोसाइटिक सिस्टम जो है सो बहुत सारी एक्टिवेट हो गई किल करने के लिए, इसी वजह से उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन और उसकी साइज बढ़नी वो होती है, राइट। उसके अलावा आपकी ऑटो इम्यून डिजीज सब जैसे एसएलई, सार्कोइडोसिस हो गए, इसमें भी वही है, लिम्फ नोड जैसे फैगोसाइटिक सिस्टम है वो भी इन्फ्लामेशन, इम्यून कॉम्प्लेक्स को कंटेन करने के लिए वो सब बहुत सारी मात्रा में प्रोलिफरेट करती है और इसी के लिए वो सब इनलार्ज हो जाती है, राइट। उसके अलावा आपको ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया में क्यों होती है, मैंने पहले ही बोला लिम्फ नोड जैसे, इसमें ये सब लीवर, स्प्लीन भी एक एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइटिक ऑर्गन है। जब बोन मैरो फेलुअर कर जाता है तो यहाँ की स्टेम सेल प्रोलिफरेट करके वो ब्लड सेल प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, इसलिए इसका भी साइज बढ़ जाता है ल्यूकेमिया में। और लिम्फोमा में क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे टी सेल, बी सेल सब होती है और उसमें म्यूटेशन जब हो जाए तो ये सब भी प्रोलिफरेट करती है, तो इसकी साइज बढ़ जाएगी, राइट। और हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया में भी आपको साइज बढ़ सकती है लीवर, स्प्लीन की, जैसे ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया होती है और हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस की वजह से होती है, सिकल सेल से होती है, थैलेसेमिया से होती है। तो इसमें दो मैकेनिज्म है, एक तो आपको मैंने पहले ही बोला कि जितनी हेमोलाइसिस होती है, तो हेमोलाइसिस तो स्प्लीन में होती रहती है, तो उतनी जो डेड सेल सब है सब एक्युमुलेट करता जाएगा, तो जितनी मात्रा में मरेगा तो इसकी साइज बढ़ती चली जाएगी, राइट। और इसलिए होता है। दूसरा कारण क्या है कि एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइटिक ऑर्गन है, क्योंकि अब हेमोलाइटिक एनीमिया होगा तो हेमोग्लोबिन की मात्रा घटेगी, तो लीवर, बोन मैरो उतनी तेज़ी से कंपनसेट नहीं कर पाएगा, तो ये लीवर, स्प्लीन सब भी प्रोड्यूस करेगा कंपनसेट करने के लिए, इसलिए इसकी साइज बढ़ती है लीवर और स्प्लीन की।